जय हिंद दोस्तों, डिवाइन सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के क्लास लेके आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो हम प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपका कोई डाउट नहीं रहे। हमारा आज साइंस का पहला सेट है। आपको हम ऐसे ही साइंस के कई सेट कराएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। किसने किया था? बर्नार्ड। आपको बर्नार्ड लगाना है। जबकि हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज करी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने करी। एफ हॉकिंस ने विटामिन डी की खोज करी। विटामिन डी की खोज एफ हॉकिंस ने करी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। हृदय का पहला प्रतिस्थापन बर्नार्ड द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर जो हैं इनको इम्यूनिटी का पिता कहते हैं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक टीका बनाया था। तो वो टीका कौन सा था? वो टीका था चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया था। इसके लिए ये जो है इस रोग से जुड़े। इसके अलावा लकवा है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। इसमें शरीर की तंत्रिकाएं कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है। इसके अलावा जो आंत्र ज्वर है, आंत्र ज्वर को टाइफाइड बोलते हैं। टाइफाइड साल्मोनेमा टाइफी जीवाणु से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने सबसे पहले कोशिका के न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी दी थी। कोशिका के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका क्रम बताया था। इसके अलावा इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण किया। कृत्रिम जीन संश्लेषण किया है, इसके लिए बहुत फेमस है ये। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके अलावा हम भारतीयों की बात करें तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को मिला था। साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना। हमारे आसपास के क्षेत्र में हर जगह जीवाणु मौजूद होता है। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसकी खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने उच्च शक्ति के लेंस द्वारा इसकी खोज करी थी। इसके अलावा हम बात करें रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज करी थी। दूध को उबाल के ज़्यादा समय तक हम अच्छा रख सकते हैं, इसकी खोज करी थी। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है। तो अनुवांशिकता क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, किसी भी पीढ़ीगत जो लक्षण जाते हैं उसको हम अनुवांशिकता बोलते हैं। इसको सबसे पहले इस पर रिसर्च किसने करी? ये करी है मेंडल ने। इसी के लिए मेंडल को अनुवांशिकता का जन्मदाता कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पे अनुसंधान किया है। इसके अलावा डार्विन की बात करें तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है डार्विन ने। लेमार्क की बात करें तो लेमार्क ने ये बताया है, यदि किसी जीव के कुछ अंग यदि काम में नहीं है, मतलब कम कार्य कर रहे हैं, तो उसका विनाश हो जाएगा और जो अंग ज़्यादा काम करेंगे उनका विकास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम पालन करना क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। रेशम पालन पूछा है। तो रेशम पालन में हम करते हैं, रेशम के कीड़ों को पालते हैं और उसका अध्ययन हम करते हैं सेरीकल्चर में। किस में करते हैं? सेरीकल्चर में। ए ऑप्शन राइट जाएगा। बाकी दूसरे ऑप्शन को देखिए, एपी कल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं, पीसी कल्चर में हम मछली पालन करते हैं। ठीक है, तो हमको याद हुए यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हुए। सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन, और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर में मछली पालन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जो जंतु होता है और उसके आसपास का जो वातावरण होता है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं?
पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु विज्ञान, आनुवंशिकी। तो जंतु और उसका वातावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में जंतु और उसके वातावरण का अध्ययन आता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जंतु विज्ञान में जितने भी आनुवंशिकी लक्षण हैं उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? अभी हम देख लेते हैं। तो उसका अध्ययन हम करेंगे जेनेटिक्स में। किस में करेंगे? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में क्या होगा कि जंतु और उसके आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। आपको मालूम होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते समय लक्षणों की वंशागति होती है, यानी हमारे जो जनक है पापा दादा इनके कुछ लक्षण हमारी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जबकि इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? जंतु और उसके वातावरण का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करते हैं, यानी भूगर्भ का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जो कीट होते हैं वो हर जगह फैले रहते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? तो कीटों का अध्ययन हम करते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन हम करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षी का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षी का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा एंटोमोलॉजी। यहाँ ये गलत लिखा है, इसको सही सुधार लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करते हैं? आपने देखा होगा घर में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो विद्युत को कम या ज़्यादा करने का काम करते हैं। वो विद्युत को बढ़ा भी सकते हैं, विद्युत को कम भी कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप जो बढ़ाता है, एक होता है स्टेप डाउन जो विद्युत को घटाता है। तो इसके अंदर जो लोहा लगा रहता है वो कौन सा लोहा रहता है? वो रहता है नर्म लोहा। नर्म लोहे की पत्तियां लगी रहती हैं उसमें। ठीक है, जबकि हम बात करें तांबे का उपयोग हम तार बनाने के लिए करते हैं। जो घर में जो विद्युत सप्लाई होती है उसके तार तांबे के बने होते हैं। स्टील का उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? तो कोई भी पदार्थ होता है वो चुंबकीय आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है लोह चुंबकीय। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो इसमें से प्रतिचुंबकीय क्या होता है? चुंबक के विपरीत आकर्षित होता है, यानी चुंबक का प्रतिरोध करता है। जिधर चुंबकत्व अधिक होता है तो ये उसके अपोजिट जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसके प्रतिचुंबकीय के गुण होते हैं उसमें। तो इसका आएगा आंसर डी। ये चुंबक के विपरीत आकर्षित होता है, विस्थम आएगा इसका राइट आंसर। जबकि बाकी तीनों की बात करें लोहा, निकेल, कोबाल्ट, तो ये तीनों लोह चुंबकीय हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? यहाँ से हमसे पूछा है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को नापता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई करंट किसी तार में बहता है तो इसमें क्या होता है, कुछ रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। ये करंट की दिशा में उसकी गति को रोकने का कार्य करते हैं, करंट को रोकने का कार्य करते हैं। तो इसको हम किस पैमाने पे नापेंगे? इसको हम मापेंगे ओम मीटर में। किस में नापेंगे? ओम मीटर में। तो बी ऑप्शन सही जाएगा हमारा, ओम मीटर आएगा इसका। जबकि ए मीटर में हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम ए मीटर में नापते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर में हम वोल्ट नापेंगे। वोल्ट मीटर में हम विभवांतर नापेंगे या फिर वोल्ट नापेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। डायनामो एक मशीन है जिसका काम है, देखो डायनामो का उपयोग होता है विद्युत उत्पादन के लिए। डायनामो में हम कौन से क्या करेंगे अब देखते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जब हम देखते हैं तो हमको सी ऑप्शन सही दिखाई देता है, जो क्या बोल रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नहीं, ये गलत हो गया, सी नहीं आएगा, इसका आएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनामो कहते हैं। डायनामो दो प्रकार के होते हैं, एक एसी डायनामो, एक डीसी डायनामो। ठीक है, दो प्रकार के डायनामो होते हैं। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें डायनामो का विशेष योगदान है। विद्युत ग्रह जो होते हैं वहाँ पर डायनामो द्वारा बिजली पैदा होती है। अगले प्रश्न में जाएंगे।
यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। यदि किसी तार को, मान लो ये तार है, मान लो ये तार है, ये वाला तार है, इसको हमने और लंबा कर दिया खींच खींच के, तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, समान रहेगा। तो हमेशा जब तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तार की लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार की लंबाई होने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और छोटा होने पे, यदि ये वाला है, इसमें प्रतिरोध कम होगा और इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? आपने देखा होगा फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं उसमें चोक लगा होता है, एक छोटा सा चोक लगा होता है, आपने ट्यूबलाइट में भी देखा होगा। तो इसका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं चोक? इनका काम है प्रतिरोधकता को कम करना। इसका काम है, जो प्रतिरोध होता है, जो रुकावटें होती है, प्रतिरोध को कम कर देता है। चोक का काम प्रतिरोध को कम करना है। अगले प्रश्न में जाएंगे। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? तो ये ट्रांसफार्मर का भी मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा एसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन। अपचयन मतलब बढ़ाना, उपचयन मतलब कम करना। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अगले उसमें जाएंगे। किसी एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप देखते हैं जो सैटेलाइट होते हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं उसमें इस टाइप की प्लेटें लगी होती हैं। वो प्लेटें क्या करती है, सूर्य के प्रकाश में विद्युत का उत्पादन करती हैं। तो इसमें सौर सेल आएगा राइट आंसर। सौर सेल के द्वारा सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है, जिसके कारण उसके सारे कैमरे और सारे उपकरण कार्य करते हैं, जबकि डायनामो विद्युत उत्पादन का काम करता है। अगले प्रश्न में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? अब हमको देखना पड़ेगा कि विद्युत का सुचालक जो होता है वो धातु होती है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो इसमें हीरा कुचालक है। हीरा क्या है? कुचालक है, तो ये गलत हो जाएगा। एंथ्रेसाइट एक कोयला है, ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट ये पत्थर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ग्रेफाइट क्या है कि कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, लेकिन ये अधातु भी है। एग्जाम में आएगा ग्रेफाइट क्या है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। 19 नंबर का प्रश्न है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो हैं ये कार्बन के अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, उसमें हीरा और ग्रेफाइट प्रमुख है। और हीरा दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट जो होता है उसमें एक चमक पाई जाती है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो वो क्या, कौन सा गुण है ऐसा? देखते हैं। ऐसे गुण के कारण कई रूपों में मिलते हैं। जैसे बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन कई रूपों में पाया जाता है। ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाएगा, हीरे के रूप में भी पाया जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम? अपरूपता बोलेंगे। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे बोलेंगे अपरूपता। जबकि समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं उसको समस्थानिक बोलते हैं। समभारिक किसको बोलते हैं? जिन तत्वों का परमाणु भार समान हो उसको समभारिक बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो जल जो होता है उसकी कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी। तो अस्थायी कठोरता जो होती है उसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में हम इसको दूर करने के लिए हम एक कारण ये करते हैं कि इसको उबाल लेते हैं, पानी को उबाल लेते हैं, तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जबकि स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमको क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है।
पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक और हिमांक क्या होंगे? जब हम पानी में नमक मिलाएंगे तो नमक से उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। जब हम पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि अशुद्धि मिलाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। तो राइट आंसर आएगा क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसक्रीम में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, जिससे उसका हिमांक घट जाता है और वो 0 डिग्री पे नहीं पिघलती है। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल जो होता है इसका घनत्व 4 डिग्री पे सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री पे सर्वाधिक होता है, लेकिन जल का आयतन 4 डिग्री पे न्यूनतम भी होता है। घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री पे और आयतन क्या होगा? आयतन कम होगा 4 डिग्री पे। घनत्व सर्वाधिक होगा 4 डिग्री पे, आयतन न्यूनतम होगा। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? खाने पकाने का जो तेल होता है उससे हम डालडा घी या वनस्पति घी बना सकते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है? वो प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति में तेल को गर्म करते हैं, उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसमें एक उत्प्रेरक यूज़ करते हैं, उसका नाम है निकिल। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तेल को घी में बदल लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण आप याद रखना एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने हैं? 3। तो उसमें हम देख लेते हैं। प्रोटियम बिल्कुल है, ड्यूटियम है, ट्राइटियम है, इरिडियम नहीं है, इरिट्रम नहीं है। तो प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम 3 समस्थानिक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, हाइड्रोजन के जो दूसरा समस्थानिक है उससे भारी जल बनता है। भारी जल का सूत्र है D2O। वो भारी जल कहाँ पे यूज़ होता है? ये परमाणु भट्टी में यूज़ होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन कवर करे हैं। आज के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब जो अगला वीडियो मिलेगा उसका भी आप वेट करना, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो डाल दूँगा। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। प्रैक्टिस क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इस चैनल में यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।